H1B जॉब लॉस के बाद जो सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी यूज होती थी, B1 B2 वीजा पर स्विच करके टाइम लेना, अब वही स्ट्रैटेजी यूएससीआईएस के रडार पर आ गई है। कई केस में लेड ऑफ वर्कर्स को सीधे RFEs और NOIDs मिल रहे हैं, यानी अब ये रास्ता पहले जितना सेफ नहीं रहा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे 60 डे ग्रेस पीरियड के रूल्स क्या कहते हैं, B1 B2 में स्विच करना लीगली कैसे काम करता है, यूएससीआईएस अब इसे क्यों क्वेश्चन कर रहा है और इंडियंस को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर वीजा रिस्क से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले बेसिक रूल समझते हैं। अगर किसी का H1B जॉब खत्म हो जाता है तो उसे यूएस में लीगली रहने के लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान वो नया एम्प्लॉय ढूंढ सकता है या कंट्री छोड़ सकता है या फिर अपना वीजा स्टेटस चेंज कर सकता है। यहीं पर B1 B2 वीजा एक ऑप्शन बनता है। कई लोग फॉर्म I-539 फाइल करके अपना स्टेटस विजिटर वीजा में चेंज कर लेते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और तुरंत यूएस छोड़ना ना पड़े। अब यहाँ तक सब लीगली अलाउड है। रूल साफ कहते हैं कि आप H1B से B1 B2 में चेंज ऑफ स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम इंटेंट को लेकर है। B1 B2 वीजा का पर्पस होता है टेम्पररी विजिट, बिजनेस मीटिंग्स, टूरिज्म या शॉर्ट स्टे। इसमें जॉब करना या एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टे करना अलाउड नहीं है। यहीं से यूएससीआईएस का नया अप्रोच शुरू होता है। अब एजेंसी ये चेक कर रही है कि क्या एप्लीकेंट ने B1 B2 जेन्युइनली विजिट के लिए लिया था या सिर्फ जॉब सर्च के लिए यूएस में रुकने के लिए यूज किया गया। कई केसेस में देखा गया कि लोगों ने पहले B1 B2 अप्लाई किया और उसके तुरंत बाद नया H1B पिटीशन फाइल हो गया। यूएससीआईएस इसे प्री कंसीव्ड इंटेंट मान रहा है, यानी कि शुरुआत से ही प्लान जॉब करने का था, विजिट का नहीं। अगर ऐसा डाउट बनता है तो यूएससीआईएस RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस भेजता है, जिसमें एडिशनल प्रूफ मांगा जाता है। और अगर केस वीक लगता है तो NOID यानी नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाई जारी हो सकता है, जो रिजेक्शन से ठीक पहले की स्टेज होती है। इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रैटेजी पहले स्मार्ट प्लानिंग मानी जाती थी, अब वही रेड फ्लैग बन सकती है। अब लीगल रूल्स को क्लियरली समझ लेते हैं। फॉर्म I-539 के थ्रू B1 B2 में स्विच करना अलाउड है, लेकिन एप्लीकेंट को क्लियरली शो करना होता है कि उसका इंटेंट टेम्पररी स्टे का है, ना कि एम्प्लॉयमेंट का। साथ ही B1 B2 स्टेटस में रहते हुए आप काम नहीं कर सकते। अगर कोई एम्प्लॉयर बाद में H1B पिटीशन फाइल करता है और अप्रूव होता है, तभी आप लीगली काम शुरू कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, 60 डे ग्रेस पीरियड गारंटीड नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी होता है। यूएससीआईएस केस के बेसिस पर डिसाइड करता है कि आपको एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस अलाउ किया जाए या नहीं। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स H1B पर यूएस में काम करते हैं और ले ऑफ्स के बाद यही रूट यूज करते हैं। अब प्रैक्टिकल लेवल पर क्या करना है? सबसे पहले, अगर आप B1 B2 में स्विच कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा कि आपका पर्पस टेम्पररी स्टे है। दूसरा, टाइमलाइन को केयरफुली मैनेज करें। ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद गैप नहीं होना चाहिए, वरना ये नेगेटिव फैक्टर बन सकता है। तीसरा, अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये समझ लें कि लीगली ग्रे एरिया बन सकता है, इसीलिए लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। चौथा, फ्यूचर फाइलिंग्स को ध्यान में रखें। अगर यूएससीआईएस को लगता है कि आपने गलत इंटेंट के साथ B1 B2 यूज किया, तो इसका असर आपके अगले H1B या ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पर भी पड़ सकता है। लीगल राइट्स की बात करें तो अगर आपको RFE या NOID मिलता है तो आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलता है। आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन देकर अपना केस मजबूत कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप सही इंटेंट और सही इंफॉर्मेशन के साथ अप्लाई करें। ये पूरा ट्रेंड दिखाता है कि यूएससीआईएस अब सिर्फ रूल्स नहीं देख रहा, बल्कि इंटेंट और पैटर्न भी एनालाइज कर रहा है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।